हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हमारा आरबीआई ग्रेड बी की हम टारगेट सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी आज हम कवर करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पर्सनालिटी के इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन लर्न करनी है या समझनी है। तो देखो, पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं होता। पर्सनालिटी उससे भी बहुत ज्यादा वास्ट कंसेप्ट है। तो रूच एक ऑथर है, उनके अकॉर्डिंग क्या है पर्सनालिटी। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी इंक्लूड्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो तो इंक्लूड होती ही है, साथ में क्या चीजें इंक्लूड होती है। एक तो हमारी इंटरनल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, मतलब हम खुद को कैसे पहचानते हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी का बहुत डोमिनेंट पार्ट है। उसके अलावा बाकी जो भी मेजरेबल करेक्टर हैं हमारे इनर या आउटर करेक्टर के, दे फॉर्म अ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में आएगी एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड मेजरेबल करेक्टर्स बोथ इनर एंड आउटर वन। ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी की हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, जो कि थोड़ी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पर्सनालिटी की थ्योरीज, हम ये चार थ्योरीज कवर करने वाले हैं। चार थ्योरीज कौन कौन सी हैं? एक तो है साइको एनालिटिक थ्योरी, एक है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, एक है ट्रेड थ्योरी और एक है सेल्फ थ्योरी। हमें चार थ्योरीज पहले कवर करने वाले हैं। दीज फोर आर द पर्सनालिटी थ्योरीज। तो उससे पहले हमें थोड़े से डिटर्मिनेंट्स पता होने चाहिए कि पर्सनालिटी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो पर्सनालिटी डिपेंड करती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे, उसके अलावा सोशल फैक्टर्स एंड फैमिली पे हमारी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अपार्ट फ्रॉम that there are situational factors and cultural factors which have huge impact on the personality. So basic determinants of the personality are biological factors, social factors, situational factors and cultural factors. ठीक है। अभी हम चारों थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन सी है? ये है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी हमारी फर्स्ट थ्योरी है। इसको साइकोडायनामिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड इसको साइकोडायनामिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, कहते हैं कि जो बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी पे। मोर ओवर, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ना, इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है ऑन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो इसमें ये रिलेशनशिप बताती है ये थ्योरी बिटवीन द अनकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड। तो इसमें जो मेन थ्योरी है वो है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो उन्होंने 1874 में दी थी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। और बाद में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की कार्ल जंग ने, ए एल्डर ने। तो मेनली हम इसमें दो पर्सन की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, एक तो फ्रूड थ्योरी पढ़ने वाले हैं एंड एक हम कार्ल जंग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट्स साइको एनालिसिस थ्योरी क्या कहती है। जब भी आपको ये सुनने में मिले ना, फ्रूट साइको एनालिसिस थ्योरी, इसमें बेसिकली तीन तरह की पर्सनालिटी है। एक तो है आईडी, एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। तो ये टर्म्स याद रख लो, फ्रूइड्स साइको एनालिसिस थ्योरी। तो इसमें हम एजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि जो मेंटल फैकल्टी है ऑफ ह्यूमंस टू अ लार्ज एक्सटेंट इज अनकॉन्शियस। कि जो हमारा ह्यूमन का ब्रेन है, जो मेंटल फैकल्टी है, उसमें जो लार्जर एक्सटेंट है दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, जो कि बियॉन्ड आर अवेयरनेस है। उसके बाद जो हमारी पर्सनैलिटी है या बाकी चीजें हैं या जो हमारा बिहेवियर है, वो बहुत हद तक गवर्न होता है बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड आर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो फ्रूइड ने बेसिकली बताया कि जो पर्सनैलिटी है उसके तीन डिटर्मिनेंट्स हैं। एक तो है आईडी, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों का एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई पैट्रिएट पर्सनैलिटी। ट्राई क्यों? क्योंकि तीन है ना एलिमेंट्स, आईडी, सुपर ईगो एंड ईगो। ठीक है। अब आईडी का मतलब होता है कि आपके इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रहे हैं, ईगो मतलब रियलिटी क्या है एंड सुपर ईगो मतलब मोरालिटी क्या है। आईडी मीन्स इंस्टिंक्ट्स एक तरह से आपके क्या है, ईगो मतलब रियलिटी एंड सुपर ईगो मीन्स मोरालिटी। आईडी में फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ। कोई भी चीज है, सपोज आपको भूख लग रही है, आप हंग्री हो, सो यू आर लाइक आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, क्योंकि वो आपके इंस्टिंक्ट्स है कि आप वो हंग्री हो। उसके बाद आपकी ईगो क्या कहेगी कि यार अभी तो मैंने खाया है, तो भी मुझे नीड नहीं है, मतलब वो चीज होगी। सुपर ईगो, इट इज नॉट राइट टू डू दैट, मोरालिटी है। और ईगो में हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि चलो फिर नहीं खाते, हम डिसीजन ले लेते हैं, रियलिटी में आ जाते हैं। तो फ्रूड ने बोला, फ्रूड ने एक और चीज खाई है, उसने लव को रिप्रेजेंट किया है विद द टर्म एरोस एंड एग्रेशन को रिप्रेजेंट किया है विद द टर्म थैनाटोस। तो एरोस एंड थैनाटोस आर द वर्ड्स गिवन बाय द फ्रूइड। ठीक है। फ्रूइड ने एक और चीज, एक और वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रूइड की थ्योरीज में, वो है लिम्बिडो। लिम्बिडो क्या है? लिम्बिडो इज द बेसिक ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। तो जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है किसी भी पर्सन की बिहेवियर में या पर्सनालिटी में, दैट इज कॉल्ड लिम्बिडो। ठीक है। उसके बाद
जो ऑब्वियसली मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बताए, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो ईगो है दैट इज अ मॉडरेटर बिटवीन द प्राइमरी नीड्स, जो हमारी प्राइमरी नीड्स दैट इज आईडी है, एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी है, जो आइडियलिस्टिक सोसाइटी है, उसके बीच में मीडिएटर, इंटरमीडिएटर का काम कौन एक्ट करता है, दैट इज ईगो। सो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया ये चीज। उसके बाद एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई मैंने आपको एग्जांपल यही बताई कि अगर कोई डिलीशियस डिश आपके सामने आती है तो आपको एकदम से ड्राइव होती है कि आपको वो चीज चाहिए, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आईडी। बट आप सुपर ईगो की वजह से सोचते हो कि यू आर नॉट हंग्री, सो आपको खाने की जरूरत नहीं है, तो ईगो मीडिएट करती है, तो आप थोड़ा सा खा लेते हो कि चलो टेस्ट हो गया, एंड आप मतलब आपको भूख भी नहीं, इसलिए आपने जस्ट टेस्ट करके छोड़ दिया। सो मीडिएटर कौन एक्ट कर रहा है, आपका जो है ईगो, बिटवीन द आईडी एंड द सुपर ईगो। ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म होता है बहुत जगह फ्रूइड्स की थ्योरी का। वो बोलते हैं कि ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी आइटम्स नहीं है जिनको मेजर कर सके, इसलिए कोई इतना वो नहीं है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके अलावा कार्ल जंग की जो थ्योरी है वो भी एक साइकोडायनामिक या साइको एनालिटिकल ही थ्योरी है। इसमें क्या किया है कार्ल जंग ने, उसने फोकस किया है कि डिफरेंट शेड्स ऑफ पर्सनालिटी को इंटीग्रेट कर सके, और जितने भी ऑपोजिट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सके, इंटीग्रेट करके पता लगा सके कि कौन सी पर्सनालिटी अच्छी है। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने ऊपर फ्लूइड्स की पढ़ी वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी सेकंड थ्योरी है सोशियो फिजियोलॉजिकल थ्योरी। सेकंड थ्योरी कौन सी है, सोशियो फिजियोलॉजिकल थ्योरी। ना आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, हमारी सेकंड थ्योरी है सोशियो फिजियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियो मीन्स सोसाइटी, एंड साइकोलॉजिकल मीन्स सोशियो साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी किसकी होगी, इंडिविजुअल की। जब सोसाइटी और इंडिविजुअल आपस में इंटरलिंक हो जाए और इंडिविजुअल सोसाइटी की नीड्स को मीट करे और सोसाइटी की हेल्प करे इंडिविजुअल को उसके गोल्स मीटअप करने में, दैट इज सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो जब सोशल और साइकोलॉजी का मीटअप होता है देन बनती है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसको नॉन फ्रूडियन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि हमने ऊपर फ्रूडियन थ्योरी पढ़ ली, अभी नॉन फ्रूडियन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें ऑब्वियसली जो ज्यादा मोटिवेशन है दैट इज बेस्ड ऑन आवर कॉन्शियस माइंड। ठीक है। और कहती है सोशल वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, ना कि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स पर। ये थ्योरी का कहना है। इसमें हम कोई ऐसी स्पेसिफिक थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, जस्ट हमें थ्योरी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है कि जो पर्सनालिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर्स, जो इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सर्टेन वे में बिहेव करता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट थ्योरी इज सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सेल्फ थ्योरी में हमने जितने भी ऊपर बिहेवियर्स पढ़े हम उसकी टोटलिटी करते हैं एंड इंटर रिलेटेडनेस ऑफ बिहेवियर। सो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि ये काफी ज्यादा एप्लीकेबल होती है। तो टोटलिटी मतलब टोटल अप कर देते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं, और इसको ऑर्गेनिज्मिक एंड फील्ड थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, सेल्फ थ्योरी में कहते हैं 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं। वो 4 तरह के फैक्टर कौन कौन से हैं, सेल्फ इमेज, आइडल सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड रियल सेल्फ। सेल्फ इमेज का मतलब है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो सेल्फ इमेज क्या है, थिंक ऑफ हिमसेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम यूजुअली इस चीज के बारे में क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी सर्कमस्टांसेस एक्ट करते हैं। ठीक है। अब है आइडल सेल्फ, मतलब हम अपने आप को कैसा देखने चाहते हैं। तो आइडल सेल्फ का मतलब है वे वी लाइक टू बी, कि हम कैसा बनना चाहते हैं। तो जो आइडल सेल्फ है ऑब्वियसली दैट इज एन आइडल पोजीशन, जो पर्सन बनना चाहता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब है हम अपने आप को दूसरों की नजरों में देखते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें कैसे समझता है, कि सामने वाला मेरे बारे में क्या समझता है। तो दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब है परसेप्शन ऑफ अदर्स परसेप्शन। रियल सेल्फ का मतलब है हम खुद एक्चुअल में कैसे हैं। तो जो हमारी सेल्फ थ्योरी है उसमें बेसिकली 4 तरह के फैक्टर्स हैं। सेल्फ इमेज मतलब हमारी खुद की इमेज, हमारी खुद की नजरों में हमारी कैसी इमेज है। आइडल सेल्फ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ, हम क्या देखते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या देखता है। ठीक है। रियल सेल्फ, हम एक्चुअल में कैसे हैं, दैट इज द रियल सेल्फ। तो ये 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो कार्ल रॉजर्स ने बोला इसमें कि जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, मतलब जो हमारी सेल्फ इमेज है वो रियलिटी के साथ कितनी मैच करती है, उस पर डिपेंड करता है कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी। अगर आपका सेल्फ इमेज एंड रियल सेल्फ बहुत ज्यादा मैच कर रहा है दैट इज योर कॉन्ग्रुएंट, एंड अगर नहीं मैच कर रहा, बहुत ज्यादा गैप है, दैट इज इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये कार्ल रॉजर्स ने बोला। अब नेक्स्ट है, हम काफी ज्यादा स्टेजेस पढ़ने वाले हैं जब हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। तो फ्रूड ने ना एक और 5 स्टेजेस बताई हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। तो कहता है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है बेसिकली चाइल्ड स्टेजेस में ही होता है, एंड उस
स्टाइल स्टेजेस में ईच स्टेज में एक सेक्सुअल एनर्जी होती है जिसको लिबिडो भी कहा जाता है, तो एक्सप्रेस होती है डिफरेंट वेज में। तो आपको कई बार स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि फ्रूट की 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं, ठीक है। अभी हमारी 4 थ्योरीज देखो ऊपर कंप्लीट होगी। अभी थ्योरी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ही कर रहे हैं पर्सनालिटी का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्रूट्स 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो चाइल्ड के स्टेजेस में पहली स्टेज है ऑरल, सेकेंड है एनल, थर्ड स्टेज है फैलिक, फोर्थ है लेटेंसी एंड लास्ट है जेनिटल। तो ऑरल में क्या होता है कि जो मतलब 0 to 2 ईयर्स में ऑरल स्टेज है, 2 to 3 ईयर्स में एनल स्टेज है, 3 to 7 ईयर्स में फैलिक स्टेज है, 7 to 11 ईयर्स में लिटेंसी स्टेज है, एंड 11 के बाद जब भी एडल्ट वाइज स्टेज है दैट इज अ जेनिटल स्टेज। तो ऑरल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो फीडिंग, थंब सकिंग, बैबलिंग ये सब चीजें सीखता है। देन सेकंड स्टेज में क्या आता है, उसकी डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी को मीट करने के लिए ब्लैडर कंट्रोल या बाउल मूवमेंट सिखाते हैं। मतलब हम सिखाते हैं कि चाइल्ड अपने आप फ्रेश हो जाए, या मतलब ये सब चीजें जैसे सीटर भी आपको दिख रहा है कि उसके जो नीचे ब्लैडर कंट्रोल है या बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बच्चा सीखता है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। तो उसके बाद फोर्थ लिटेंसी स्टेज में वो डेवलप करता है, बट जो सेक्सुअल अर्जीज होती हैं वो रिलेटिवली अभी भी क्वाइटी होती है। बट जो फाइनल स्टेज आती है, जो हमारी जेनिटल स्टेज है, उसमें क्या होता है, वो लर्न करता है कि टू डील विद मैच्योरली विद द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। समझ आया ये चीज। अब क्रिटिसिज्म क्या है फ्यूड के ये 5 स्टेजेस का, कहते हैं इसमें ये ज्यादातर जो बातें हुई हैं दैट आर एज पर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स ओनली, और जो मेन फोकस है दैट इज ऑन मेल डेवलपमेंट, फीमेल डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, और इन सब चीजों को साइंटिफिकली इतना टेस्ट नहीं हुआ है। तो वो चीज ये कुछ ज्यादा ही टू वेग है, मतलब इतनी प्रॉपर क्लियर नहीं है। और जो लेंथ ऑफ टाइम है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, जैसे टाइम ड्यूरेशन है, इतनी स्पेसिफिक कैसे हो सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बेस्ड ऑन केस स्टडीज पे कोई एम्पेरिकल रिसर्च नहीं हुई। तो आप अपनी तरफ से भी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स बना सकते हो in term of sexual instincts only, more on the male development, scientific test नहीं होते, क्लियर नहीं है, कुछ भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम स्टेजेस कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फ्रूट की स्टेजेस कर ली 5, ठीक है। अब हम 2% की मेनली स्टेजेस पढ़ेंगे। फ्रूट की 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो ये एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं। तो देखो हमने ऊपर पढ़ा था फ्रूट ने 5 स्टेजेस में किया ना, तो एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि सबसे पहली स्टेज होती है इन्फेंटेंसी, इन्फेंट होता है बच्चा, देन आता है अर्ली चाइल्डहुड, देन आती है प्री स्कूल एज, देन आती है स्कूल एज, देन आती है एडोलेसेंस, देन यूथ चाइल्डहुड, यंग चाइल्डहुड, देन मिडिल अडल्टहुड, सॉरी यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड मैच्योरिटी मतलब ओल्ड एडल्टहुड। तो बेसिकली 8 में डिवाइड कर दिया एरिक्सन ने। तो 8 मैंने आपको बता दिया, और इसमें बहुत सारे टाइप के कंफ्लिक्ट या क्राइसिस होते हैं जिसको इंडिविजुअल मास्टर करने की कोशिश करता है, एंड जब वो मास्टर कर लेता है तो उसकी वैसे वैसी पर्सनैलिटी बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेज में सबसे ज्यादा उसको क्या होता है, बच्चा होता है छोटा, तो उसको डाउट होता है कि किस पे ट्रस्ट करें किस पे ट्रस्ट ना करें। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। प्री स्कूल में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्कूल एज में क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। एडोलेसेंस में क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यंग एडल्टहुड में क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, क्योंकि आप यंग एडल्टहुड में हो, ठीक है। उसके बाद मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मैच्योरिटी में क्या होता है, ईगो इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर। तो ये कुछ तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब लोगों को काफी ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं जिनको वो मास्टर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो उन क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो वो पूरी लाइफ टाइम उन चीजों को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ये 8 स्टेजेस हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैगेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये पैगेट एक अलग उन्होंने स्टेजेस बताई हैं। उन्होंने कहा कि 4 तरह की स्टेजेस होती हैं ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दीज आर द पैगेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज सेंसर मोटर स्टेज, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फाइनल इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो बर्थ से लेके 2 इयर्स तक क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, देन 2 to 7 इयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 इयर्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड 12 एंड अबव क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज सेंसी मोटर स्टेज, इसमें क्या होता है कि बच्चा है वो
चीजों को पकड़ना, देखना, सुनना, ये सब चीजें सीखता है। तो लर्न और ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि वो सीखता है कि थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कांट बी सीन, कि अगर वो कई बार कोई चीजें देख भी नहीं पा रहा, वो भी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली वो लुकिंग, लिसनिंग, ग्रास्पिंग, सकिंग, ये सब चीजें सीखता है इन द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज जो की होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें वो क्या होता है, लैंग्वेज के साथ अच्छा हो जाता है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है, सोचना स्टार्ट कर देता है, पर अभी भी वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। थर्ड स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें वो थोड़ा और ज्यादा लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, बट स्टिल अभी कॉन्क्रीट मतलब बहुत ज्यादा रिजिड रहता है। ठीक है, अब जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और सिचुएशंस को वो समझने लगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को समझने लगे, दैट मींस वो फाइनल स्टेज में आ गया है, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जब वो 12 एंड अबव हो जाता है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को भी समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इजी है, जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। अगर अभी आपको थोड़ी सी थ्योरी टफ लग रही है, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले MBTI। MBTI क्या है? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इन्होंने दिया है, मायर्स और ब्रिग्स ने टाइप इंडिकेटर्स दिए हैं। इन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइडेड है। कहते हैं या लोग या तो होते हैं एक्सट्रोवर्ट या होते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी होगी। सेकंड, या तो लोग होते हैं सेंसर्स या होते हैं इंट्यूटिव, मतलब कुछ चीज सेंस करके जानना, और कुछ होते हैं इंट्यूशन बेस्ड। ठीक है, या क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकर्स वर्सेस फीलर्स। कुछ होते हैं जो सोचते हैं और कुछ सिर्फ बाय मतलब कुछ दिल से चलने वाले, कुछ दिमाग से चलने वाले। सो जो दिल से चलते हैं दे आर द फीलर्स, एंड जो दिमाग से चलते हैं दे आर द थिंकर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्थ कैटेगरी इज जजर्स वर्सेस प्रिसीवर्स। कुछ होते हैं कि जो प्रिसीव करते हैं, देखते हैं कि सामने वाला कैसा है, और ऑन द अदर हैंड कुछ होते हैं जो जज ही कर लेते हैं। सो एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स, थिंकर्स, फीलर्स, सेंसर्स, इंट्यूटिव्स, जजर्स एंड प्रिसीवर्स। तो ये 4 कैटेगरीज हैं ऑफ द साइकोलॉजिकल फंक्शंस एज पर MBTI, दैट इज मायर्स एंड ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर। तो इन ये चारों से हम 16 टाइप के यूनिक फंक्शंस, यूनिक टाइप्स बना सकते हैं। मतलब हर एक कैटेगरी का एक एक पिक करके ऐसे हम 16 यूनिक टाइप की पर्सनालिटीज बना सकते हैं। बोल सकते हैं कि आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है। तो जैसे जैसे एलिमेंट सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। मतलब 16 यूनिक टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, पर्सनालिटी की टाइप्स कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है फ्राइडमैन ने। फ्राइडमैन क्लासिफिकेशन क्या कहती है? कहती है सिर्फ 2 टाइप के बंदे होते हैं, या तो टाइप ए वाले बंदे या टाइप बी वाले बंदे। टाइप ए वाले कौन से होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, टाइम अर्जेंट होते हैं, और हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव होते हैं। मतलब उन्हें होता है कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है, कॉम्पिटिशन है, मतलब अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। मतलब उनको ये होता है कि फटाफट फटाफट मुझे अचीव करना है। अग्रेसिव होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं। दूसरे वाले कौन से होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा पेशेंस होता है जिनमें, जो बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग होते हैं। ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा पेशेंट और इजी गोइंग और रिलैक्स्ड होंगे ना, टाइप बी टाइप ऑफ पर्सन, दे आर मोर क्रिएटिव। तो जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, जो क्रिएटिव होते हैं, आराम से पेंटिंग्स वगैरह या बाकी आर्टिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर द टाइप बी पर्सनालिटी। नेक्स्ट है हॉलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो हॉलैंड ने 6 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन की है पर्सनालिटी टाइप्स की। तो पहले उन्होंने बोला है कि हो सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव, मतलब जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, द थिंकर्स। द थिंकर्स मतलब इन्वेस्टिगेटिव। या हो सकते हैं आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक हो गए जो द क्रिएटर्स, जो क्रिएट करते हैं। देन हो गए द हेल्पर्स, जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सोशल होते हैं। नेक्स्ट हो गए द परसुएडर्स, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एंटरप्राइजिंग होते हैं। नेक्स्ट हो गए द ऑर्गेनाइजर्स विच आर कन्वेंशनल, एंड द डूअर्स, जो सिर्फ थिंक नहीं करते, रादर दे डू द थिंग्स, दे आर द रियलिस्टिक वंस। सो बेसिकली हॉलैंड की क्लासिफिकेशन क्या है? द थिंकर्स, द क्रिएटर्स, द हेल्पर्स, द परसुएडर्स, द ऑर्गेनाइजर्स एंड द डूअर्स। आपको हॉलैंड की 6 क्लासिफिकेशन भी लर्न होनी चाहिए। अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी का, द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो इसको ओशन मॉडल भी कहते हैं, OCEAN। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको बोलते हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगर आपको बाय चांस एग्जाम में आ जाए 5 फैक्टर मॉडल,
तो वो भी ओशन मॉडल को ही बोलते हैं। या फिर आ जाए FFM, दैट इज 5 फैक्टर मॉडल। तो इसमें क्या है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की कंट्रीब्यूशन के बाद ये 5 बिग फैक्टर 5 मॉडल निकल के आया। तो पहले क्या था, एल्पोर्ट एंड ऑर्बर्ट ने ना 4500 ट्रेड्स बताए थे कि ये वाले पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं। उसके बाद कार्टल और उसके कलीग्स ने क्या किया, उन ट्रेड्स को 4500 ट्रेड्स को रिड्यूस कर दिया टू द 16 ट्रेड्स। बाद में काफी सारी रिडक्शन हुई, तो ये 5 ट्रेड्स निकल के आए। जो अभी हमें ओशन मॉडल पढ़ते हैं, ये किसने प्रपोज किया था, ये कोस्टा एंड मैक्रिके ने प्रपोज किया था 1992 में, और वैलिडिटी इसकी कंफर्म की थी कि यही 5 बिग 5 ट्रेड्स है गिवन बाय कोस्टा एंड मैक्रिए। इसको ओशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कब से ओशन ओशन लगा रखा है, ओशन है क्या। सो ओ का मतलब है ओपननेस, सी का मतलब है कॉन्शियसनेस कॉन्साइटियसनेस, ई का मतलब है एक्सट्रावर्जन, ए का मतलब है एग्रीएबलनेस, एंड एन का मतलब है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली हर एक कैटेगरी को हाई स्कोर्स एंड लो स्कोर्स में क्लासिफाई किया गया है। अब कोई पर्सन ओपननेस बहुत ही ज्यादा ओपन है, तो जब हाई स्कोर्स मिलेंगे उसमें, तो पर्सन क्या होगा, इमेजिनेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, ओरिजिनल होगा, क्यूरियस होगा। एंड अगर इसका ऑपोजिट होगा तो दैट पर्सन विल बी अनक्रिएटिव, कन्वेंशनल, अनक्यूरियस, डाउन टू अर्थ। अब है कॉन्साइटियसनेस, तो कॉन्साइटियसनेस मतलब कॉन्शियस होगा, हार्ड वर्किंग होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पंक्चुअल होगा, अगर उसको हाई स्कोर्स मिलते हैं। अगर लो स्कोर्स होते हैं तो दैट पर्सन वुड बी लेजी, डिसऑर्गेनाइज, लेट, ये सब कुछ होगा। तो बेटर है ओपननेस होनी चाहिए, कॉन्साइटियसनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन, जब एक्स्ट्रावर्जन पर्सन होगा दैट पर्सन वुड बी टॉकेटिव, एक्टिव, अफेक्शनेट। अगर लो स्कोर्स मिलते हैं देन क्या होगा, क्वाइट होगा, पैसिव होगा, रिजर्व्ड होगा। जब एग्रीएबलनेस होगी दैट पर्सन वुड बी ट्रस्टिंग, सॉफ्ट हार्टेड, गुड नेचर्ड। और अगर लो स्कोर्स मिलेंगे दैट वुड बी इरिटेटेबल, और वो हर एक चीज पे क्या करेगा, शक करेगा। न्यूरोटिज्म में सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं बच्चों को। न्यूरोटिज्म क्या होता है कि ये ना इमोशनल स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। न्यूरोटिज्म मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी नेगेटिव सेंस में। तो अगर आपको हाई स्कोर मिल रहा है न्यूरोटिज्म में, तो वो बंदा क्या होगा, टेम्परामेंटल होगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेता होगा। तो हमें चाहिए कि न्यूरोटिज्म में यूजुअली पर्सनालिटीज अच्छी कौन सी होती हैं, जो कि इवन टेम्पर्ड होती हैं, अनइमोशनल होती हैं, काम होती हैं। जो न्यूरोटिज्म वाला पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इमोशनल होगा। नेक्स्ट है, इसकी लिमिटेशंस क्या है बिग 5 थ्योरी की। कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल वैलिडिटी में डाउट आता है कि कोई चीजें जरूरी नहीं जो इंडिया में एप्लीकेबल है कोई और कल्चर्स में भी एप्लीकेबल हो। तो जरूरी नहीं है कि हर एक कल्चर में यही बिग 5 ट्रेड्स एप्लीकेबल हो। और इस 5 रियली द मैजिक नंबर, क्या सिर्फ यही 5 ट्रेड्स है जो डिटरमाइन करते हैं एक पर्सन की पर्सनालिटी, और कोई ट्रेड्स नहीं हो सकते? इज 5 रियली अ मैजिक नंबर? सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द बिग 5 मॉडल। नेक्स्ट है डार्क ट्राइड। तो पहले आपको इसका मीनिंग ही समझा देती हूँ। डार्क ट्राइड होता है, डार्क मतलब बेकार, ट्राइड मतलब 3। तो ऐसी 3 क्वालिटीज जो किसी भी पर्सन में नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि 3 क्वालिटीज आर नॉट गुड, कंसीडर टू बी वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो डार्क ट्राइड में ये 3 क्वालिटीज हैं। सबसे पहले है मिशेवलिनिज्म, साइकोपैथी और नार्सिसिज्म। इसका मतलब होता है मैन्युपुलेटिव होना, बहुत ही ज्यादा मैन्युपुलेटिव होना। और साइकोपैथी का मतलब होता है जिसमें कोई भी एम्पैथी नहीं है और कोई बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव है। नार्सिसिज्म मतलब जो बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकर है, सिर्फ अपने आप से ही मतलब लगता है, अपनी ही तारीफ करता रहता है और दूसरों के बारे में उसके मन में कोई एम्पैथी नहीं है, अपने बारे में उसकी एक आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज है। सो ये 3 डार्क ट्राइड्स हैं जो which are not good from the organizational point of view. These are psychopathy, narcissism and visualism. ठीक है, नेक्स्ट है अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं किसी भी पर्सन में? पर्सन को रिस्क प्रोपेंसी कितनी है, मतलब पर्सन का रिस्क एपेटाइट कितना है, कोई पर्सन कितना रिस्क ले सकता है, ये भी कोई पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है बाकी पर्सन में। सेल्फ मॉनिटरिंग, वो अपनी मॉनिटरिंग कितने टाइम बाद करता है, ये सब चीजें। कोर सेल्फ इवैल्यूएशन, क्या वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करता रहता है। ये थोड़ी सी और एग्जांपल है, हमने इतनी सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑलरेडी पढ़ लिए, तो ये कुछ और मैंने सोचा एक दो आपको बता दूं। और कई बार ग्रिट क्या होता है, परसिवरेंस एंड पैशन फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जांपल आप अभी आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक करना चाहते हो, सो आपका परसिवरेंस एंड पैशन फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल दैट इज योर ग्रिट। क्योंकि आरबीआई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आप एकदम से थोड़ा बहुत पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लो। सो दैट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म पैशन, ठीक है, एंड पेशेंस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पर्सनालिटी। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशन है पर्सनालिटी की।
तो अभी पर्सनालिटी का मतलब क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? ऑब्वियसली आप मैच करोगे किसी की पर्सनालिटी, उसके बाद उसको जॉब असाइन करोगे। सो मैचिंग ऑफ जॉब एंड पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है या किसी को कंट्रोल करना है, तो आप उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही ये सब करोगे और उसी के अकॉर्डिंग ही उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड करोगे। So these are some of the implications of personality in an organization. नेक्स्ट है पर्सनालिटी मेजरमेंट मेथड्स। अभी हमें किसी की पर्सनालिटी मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके मेथड्स क्या हैं? सबसे पहला मेथड है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में हम दो तरह के टेस्ट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो कौन कौन से? सबसे पहले हमें पर्सनालिटी किसी की भी मेजर करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? एक तो हो गया प्रोजेक्टिव मेथड, एक हो गया इंटरव्यू। जैसे आप देखते हो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है कोई भी सिलेक्शन जॉब के बाद, तो वो क्यों लेते हैं? आपकी पर्सनालिटी जानने के लिए। तो अदर मेथड हो गया इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट मेथड इज केस स्टडी मेथड। आपसे कुछ पूछ लिया, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता दी, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी मेथड। फोर्थ क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। आप बैठे हो, आपको ऑब्जर्व करी जा रहे हैं दूर से कि हाँ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उससे उनको आइडिया लग जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। फिफ्थ मेथड है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव मेथड एंड पर्सनालिटी इन्वेंटरीज है, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड है उसमें दो तरह के टेस्ट हम कर रहे हैं इसमें। एक तो है रॉड सैच इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको ना 10 तरह के कार्ड्स दे देंगे और उनमें एम्बिगुअस इमेजेस होंगी और ये पूछेंगे कि ये इमेज देख के आपको क्या लग रहा है। तो जैसा आप बोलोगे, जो आप उस इमेज को देख के बताओगे, तो उससे जज हो जाएगा कि हाँ आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको बोलते हैं टैट। टैट की फुल फॉर्म क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और ये किसने दिया है? मूरे एंड मॉर्गन ने दिया है। इसमें जो उसका ओरिजिनल वर्जन था उसमें 31 फीचर्स थी, बट जो इंडियन अडेप्टर वर्जन था उसमें सिर्फ 14 ही फीचर्स थी। इसमें आपको कुछ पिक्चर दिखाई जाती है और आपको उसको देख के एक सीन बनाना होता है और स्टोरी सुनानी होती है। तो जब आप स्टोरी सुनाते हो, तो जो सामने वाला पर्सन है वो जज कर लेता है कि आप इमोशनल हो, कैसे हो, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आप स्टोरी जब बताते हो, ऑब्वियसली वो आपकी पर्सनल ओपिनियन बेस्ड होगी, तो उससे आपका टाइप ऑफ पर्सन एनालाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। नेक्स्ट इंटरव्यू मेथड, केस स्टडी मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। तो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे एक तो होता है 16 PQF। इसमें आपको 16 पर्सनालिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और MMPI क्या है? मिनीसोटा मल्टीपल फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसमें क्या है, 550 आइटम्स होते हैं और हर एक का आंसर आपको ट्रू, फॉल्स और नॉट नो में दिया जाता है, और देन आपको स्कोर डिटरमाइन करता है कि आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है। ठीक है, दिस इज MMPI। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत ज्यादा अबनॉर्मैलिटीज होती हैं काफी लोगों के बिहेवियर में। सो वो उन एबनॉर्मैलिटीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्यों होते हैं? पहले अगर कोई हेरिडिटरी या जेनेटिकल फैक्टर्स हो गई, या कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, कोई कल्चरल इश्यूज हो गए, कोई सिचुएशनल चीजें होगी, इन सभी चीजों के कारण काफी ज्यादा एबनॉर्मैलिटीज हो जाती हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें 10 डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो बॉर्डरलाइन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है दैट इज एक्सट्रीम मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें, वो पर्सन हमेशा एक्सट्रीम्स में रहता है, कभी भी नेवर इन अ मिडल ऑफ वे फॉर देम उसके पास नहीं होता। हमेशा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो पर्सन एक्सट्रीम्स में रहता है, नेवर इन अ मिडल ऑफ द वे। नेक्स्ट है एंटी सोशल पर्सनालिटी। एंटी सोशल पर्सनालिटी क्या होती है कि वो दूसरों के राइट्स की कोई भी वैल्यू नहीं करता है, वो हमेशा अपने अराउंड पीपल्स की डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके उन लोगों के प्रति उनकी उसकी कोई फीलिंग नहीं होती है, हमेशा वो पर्सन क्या होता है, एंटी सोशल होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्रीनोइक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स कैन गो टू एनी लिमिट टू सीक अटेंशन फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं फॉर द अटेंशन सीकिंग। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में उस पर्सन को सिर्फ अपनी ही इमेज, अपना ही सोशल स्टेटस, उससे ही फर्क पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंडियोसिटी और सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। ठीक है, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, वो कहता है कि मेरे मेरे मतलब मेरे से बढ़िया बंदा कोई है ही नहीं इस अर्थ में, हमेशा सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ। इस वजह से उसके अंदर क्या होती है, लैक ऑफ एम्पैथी होती है। नेक्स्ट है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट क्या होता है, उसको ये फील होता है कि यार बाकी लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं और
मतलब ये होता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं बहुत ही अकेला अकेला अवॉइड कर रहे हैं सारे उसको, कोई उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसको ऐसा फील होता है कि सारे उसका फन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इन लोगों में काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सो ये बहुत ही ज्यादा क्लिंगिंग बिहेव करते हैं और इनको लगता है कि हर कोई इनकी केयर करे, तो ये लोगों पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज वेरी वेरी लो। नेक्स्ट है शिनजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिनजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, इनको क्या लगता है कि इनको एनर्जी और टाइम अपना ये वेस्ट नहीं करते सोशल रिलेशनशिप्स पे, इनको लगता है कि आइसोलेशन सबसे बेटर है, तो ये डिटैच कर लेते हैं अपने आप को फ्रॉम द सोशल रिलेशनशिप्स, दे प्रेफर आइसोलेशन एंड दे थिंक दैट मतलब बीइंग इन रिलेशनशिप्स इज अ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। नेक्स्ट है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि कुछ लोग पैरानॉइड होते हैं कि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमेशा ही सस्पिशियस रहते हैं जो भी उनके आसपास होते हैं, तो इनके अंदर डिस्ट्रस्ट होता है और सस्पिशियसनेस होती है। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं डिसिप्लिन के साथ, परफेक्शनिज्म के साथ या ऑर्डरलीनेस के साथ। आपने देखा होगा कईयों को बहुत ज्यादा आदत होती है बार बार गैस चेक करने की, दैट इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है शिंजो टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिंजो टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि ये सोचते हैं कि चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जब भी सोशल गैदरिंग्स में होते हैं तो ये एक तरह से अजीब ऑड बिहेव करते हैं, सो दे फाउंड डिस्कम्फर्ट इन द क्लोज रिलेशनशिप्स और द सोशल gatherings. I hope you liked the content. Please don't forget to like, share and subscribe. आपका बहुत ज़्यादा मतलब मुझे I'll thank you if you like, subscribe और share the content because बहुत ज़्यादा time and efforts and energy लगती है एक valuable content को present करने में। ठीक है, till then stay tuned, don't forget. Bye.